हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर एनसीईआरटी का एक और नया चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, भोजन के घटक। इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे और अब अपने एनसीईआरटी को बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि 1 दिसंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है और 1 दिसंबर से पहले हमें अपनी पूरी एनसीईआरटी भी करनी है और रिवीजन भी करना है। तो इसी तरह से हम अपनी सीरीज को बहुत जल्दी आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भोजन के घटक। तो भोजन के घटक से पहले हमें पता होना चाहिए पोषक तत्व। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ फूड भोजन में पाए जाने वाले वही सभी के सभी तत्व जो हमारे लिए वो ऊर्जा देते हैं, हमें ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं और बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। या जो कुछ भी हम खाते हैं उनमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, भोजन के घटक। और उन भोजन के घटक में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व होते हैं। और वो पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व वे तत्व जो हमें ऊर्जा वृद्धि तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वे एलिमेंट्स या वे तत्व जो हमें कार्य करने के लिए और वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ऊर्जा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। उसके बाद ये कौन कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, खनिज लवण, विटामिन, ये सारे के सारे हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है। फिर बात करते हैं, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की ही बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। यह भोजन में मुख्यतः मंड तथा शर्करा के रूप में पाया जाता है। यह भोजन में मुख्यतः स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा अगर उनको हिंदी में दिक्कत आ रही है तो मैं इंग्लिश के वर्ड आप लोगों को बोलती जा रही हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट फूड में किस फॉर्म में पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस फॉर्म में पाया जाता है, तो मंड या शर्करा के रूप में या स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके सोर्स को देख लिया जाए तो इसके सोर्स है चावल, गेहूं, आलू, शकरकंद, मक्का, पपीता आदि। ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। उसके बाद बात करते हैं कि टेस्ट फॉर स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट क्या लगाया जाएगा, ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि टेस्ट कैसे लगाते हैं। तो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेते हैं, थोड़ा सा आपका जो फूड मटेरियल है वो लेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद लेंगे। और अगर इन दोनों को मिलाने से आपका जो फूड लिया और वो सारी चीज़ें इनको मिलाने से आपको काला या नीला रंग मिलता है, तो क्या है, आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, फूड का खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है, फूड आपका थोड़ा सा लेना है, साथ में आपको तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद लेनी है। और अगर आपको काला या नीला रंग मिलता है तो आपके फूड में, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तनु आयोडीन विलयन कैसे बनाएंगे, तनु आयोडीन विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आधा टेस्ट ट्यूब से भरी हुई पानी से भरी हुई आधी टेस्ट ट्यूब में कुछ कुछ आपका टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदे मिला देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तनु आयोडीन विलयन का मिक्सचर मिल जाएगा, तनु आयोडीन विलयन मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं हम प्रोटीन की। तो प्रोटीन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो नीड है या आवश्यकता है, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, ग्रोथ और हेल्थ के लिए, मतलब स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए होती है। और प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन आप लोगों से पूछा जाता है कि किस भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, तो किसको कहते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन को। इसके सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स में आपका चना, दाल, मटर, ये सारी चीज़ें, लोबिया वगैरह, मूंगफली आदि, मूंगफली तो आपका फैट में आ जाएगा, चना, दाल और आपके मूंग वगैरह, ये सोयाबीन, मटर, ये सब आपके जितने भी दलहन वाले चीज़ें हैं
जो आपकी पल्सेस और है आपकी जितनी भी, वो सारी आपकी प्रोटीन के अंदर आएगी। अब उसके टेस्ट फॉर प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ का अगर आपका फूड मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है, तो उसको हमें क्या कर लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है या उसका चूर्ण बना लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। प्लस में कॉपर सल्फेट की 2 बूंद लेनी है और प्लस में आपको कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंद लेनी है। इनको मिलाने से अगर आपको बैंगनी कलर मिलता है, बैंगनी रंग मिलता है, तो आपके फूड में प्रोटीन की प्रेजेंस है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि फूड मटेरियल में कॉपर सल्फेट विलयन लेना है और कास्टिक सोडा विलयन लेना है। कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंद और कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद, और इसको मिलाने से अगर आपको बैंगनी रंग मिलता है, तो आपका क्या है, आपको आपको फूड में आपके प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपसे कास्टिक सोडा विलयन के बारे में पूछा जाए तो कैसे बनाते हैं, तो कास्टिक सोडा विलयन आपका 100 ml वाटर लेना है और प्लस में आपको 10 बूंद आपको कास्टिक सोडा की लेनी है। ठीक है, उसको अगर आप मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। सेम आपको इसमें क्या करना है, इसमें 2 ग्राम आपका ये होगा कॉपर सल्फेट और 100 ml वाटर एक साथ मिला लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, तो ये आपका हो जाता है कास्टिक सोडा विलयन। वैसे आप लोगों से ये नहीं पूछा जाता कि विलयन कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद बात करते हैं फैट की। तो फैट की बॉडी को एनर्जी मिलती है इससे, और इसका जो सोर्स की बात की जाए तो इसकी सोर्स है मूंगफली, तिल, गिरी, अंडे, मछली, मांस, दूध, मक्खन आदि। और इसके टेस्ट की बात करें तो अगर कागज पर तेल का धब्बा आ जाता है तो हम क्या मानेंगे कि फूड में आपका फैट है। कैसे, कागज जो फूड मटेरियल है वो लेना है और एक कागज लेना है, कागज पर उसको रब करना है। रब करने से अगर उसको तेल का धब्बा आपको स्पॉट आपको ऑयल का दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे क्या है, आपके फूड में प्रेजेंट है आपका फैट। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। मान लीजिए इक्वल हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, इक्वल क्वांटिटी में हमारा कार्बोहाइड्रेट है और इक्वल क्वांटिटी में हमारा फैट है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर फैट में से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। क्लियर हुआ होगा, फैट ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट के तुलना में फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम विटामिन की। तो विटामिन की आवश्यकता शरीर को बहुत अल्प मात्रा में होती है, थोड़ी सी मात्रा में होती है, लेकिन इसकी कमी से डिजीज हमारी बॉडी में हो जाती है, तो इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को ये रोगों से रक्षा करता है। अगर विटामिन के प्रकार की बात करें तो विटामिन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड सी, और वसा में घुलनशील विटामिन हमारे होते हैं ए, डी, ई और के। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम की, उनके सोर्स की और उनसे होने वाले डिजीज की। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और रतौंधी क्या होता है, रात को कम दिखाई देना या रात का अंधा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स है आपके गाजर, दूध, अंडा, फल आदि। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी के कई सारे टाइप होते हैं, B1, B2। तो इन सब को अलग अलग हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले B1 की बात करते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी, और इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है वो है मूंगफली, आलू या सब्जियां। फिर विटामिन B2 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का रोग आदि हो जाते हैं। इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है अंडा, दूध, हरी सब्जी आदि, ये इसके सोर्स है।
फिर विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिकम, और इससे पैरों में जलन या सफ़ेद बाल आदि डिजीज हो जाती है। इसके सोर्स की बात करें तो मांस, दूध, हरी सब्जी आदि ये इसके सोर्स है। फिर बात करते हैं विटामिन B5 की, तो इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा एक मानसिक विकार होता है, मानसिक डिजीज होती है, मेंटल डिजीज है, ये हो जाती है पेलाग्रा। और इसका जो सोर्स है मांस, मूंगफली, अंडा आदि। फिर बात करते हैं विटामिन B6 की, तो पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम होगा, और इसकी कमी से एनीमिया डिजीज हो जाती है। और इसके सोर्स की बात करें तो दूध, मांस, सब्जी आदि इसके सोर्स है। फिर बात करते हैं विटामिन H या विटामिन B7 जिसे हम H भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से बालों का गिरना और चर्म रोग आदि रोग हो जाते हैं, स्किन डिजीज हो जाती है, स्किन रोग हो जाते हैं। और इसके जो सोर्स की बात करें यीस्ट, गेहूं, अंडा आदि इसके सोर्स है। फिर इसके बाद हम विटामिन B12 की बात करते हैं, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। और साइनोकोबाल्मिन के बाद अगर इसकी डिजीज देखें तो इससे एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। इसके सोर्स की बात करें तो मांस, यकृत, दूध आदि इसके सोर्स है। फिर बात करते हैं विटामिन सी की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना आदि रोग हो जाते हैं। और इसके सोर्स की बात करें तो आंवला, नींबू, खट्टे फल जितने भी है वे इसके सोर्स है। इसके साथ साथ विटामिन सी से रिलेटेड एक और बात कि विटामिन सी जब खाना पकाते हैं तो गर्मी की वजह से जल्दी नष्ट हो जाता है, इसीलिए विटामिन सी वाले जितने भी सोर्स है विटामिन सी के उसको कच्चा खाने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि पकाकर खाने से क्या होता है गर्मी से ये इसके अंदर जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इनके रासायनिक नाम आप लोग देख लेंगे और यहाँ से आप लोग इनकी डिजीज देख लेंगे। ये कोई भी एग्जाम आपका हो वहाँ आपसे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देखिएगा, आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, और इसके जो सोर्स है, इसके जो स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि विटामिन डी एक अकेला ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, हमारी बॉडी में बनता है। बाकी जितने भी विटामिन हैं वो हम बाहर से लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना कि ये एक अकेला ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस होता है, बॉडी के अंदर बनता है, शरीर के अंदर बनता है, वो कौन है? आपका विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। फिर उसके बाद करते हैं विटामिन ई की बात, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल, और इससे जनन शक्ति में कमी हो जाती है, और इसके सोर्स है हरी सब्जी, मांस, मक्खन, दूध आदि। विटामिन ई भी आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है, या बांझपन आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो जाते हैं, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो आपका कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ई। फिर विटामिन के की बात करते हैं, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, ब्लड क्लॉट का न बनना, ये डिजीज हो जाती है। ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है विटामिन के की कमी से। और इसके जो सोर्स है वो है टमाटर, हरी सब्जी, दूध आदि। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर एक टॉपिक आपका आता है खनिज लवण, मिनरल्स वाला। तो शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक होता है। इसके सोर्स की बात करें आयोडीन, अदरक, यकृत आदि, लीवर आदि। और इसके साथ साथ कुछ आपके और खनिज लवण आपकी बुक में दिए हुए थे एनसीईआरटी में, फास्फोरस के सोर्स है दूध, केला, गेहूं आदि। और लोहा आपका आयरन दिया हुआ है, आयरन के आपके सोर्स है पालक, सेब और लीवर। कैल्शियम आपका दिया हुआ है, कैल्शियम का है आपका दूध और अंडा आदि। आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक आप लोग अपने हर एक चैप्टर वाइज आप नोट्स तैयार करते जाइए, जिससे आपका सीटेट बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाए। हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में या फूड में हमारा जो कंपोनेंट ऑफ फूड होता है उसमें जल और आहारी रेशे भी होते हैं।
उसकी भी आवश्यकता होती है, उनके बिना भी हमारा भोजन अधूरा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुक्षांश की और रफेज की। तो आहारी रेशों को ही हम रुक्षांश या रफेज कहते हैं, और इसका जो सोर्स है वो है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां आदि। जो रुक्षांश होते हैं, रुक्षांश का मेन फंक्शन होता है, रुक्षांश या रफेज जो हमारा बिना पचा हुआ भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। अगर हमारी फूड में या हमारी डाइट में आपका रफेज या आहारी रेशे या रुक्षांश आप कह सकते हैं नहीं है, तो आपको कब्ज की शिकायत हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या आपका जो अपशिष्ट है या आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो अच्छे से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके बाद जल की बात करते हैं, तो पोषकों को अवशोषित करने में ये हमारी मदद करता है जल, साथ के साथ अपशिष्ट को बाहर निकालने में भी ये हमारी मदद करता है। रुक्षांश का और दूसरा उसका आपका जल का एक मेन फंक्शन ये है कि अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। उसके बाद आपका बात आती है संतुलित आहार किसे कहते हैं। सभी पोषकों की वो उचित मात्रा जो शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, उस सब को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अभावजन्य रोग क्या होते हैं। जब आपके खाने में, आपके भोजन में लंबी अवधि तक कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उसकी कमी से जो रोग होते हैं, उन रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी से मनुष्य दुबला पतला हो जाता है, चलने में असमर्थ हो जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह चलने में या बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस फील होती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।